हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईसरल। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कहाँ हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, क्या क्या कॉज करते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा, जो समय समय पे आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इस साल का आपको रिजल्ट दिखा दूं कि हमारा रिजल्ट इस बार धुएंधार गया है। बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 गेन किया है। ये आपके सामने हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सपना साकार किया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ईसरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर के साथ ही साथ समय समय पर दी जाने वाली मोटिवेशन के साथ। बच्चों, अगर आप भी इस तरीके के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो क्लास 10th वाले बच्चे चैंप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, क्लास 9th वाले बच्चे कैप्टन कोर्स में, और क्लास 8th वाले बच्चे शौर्य कोर्स में इनरोल होकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। और जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं और अपने ड्रीम IIT कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, वो JEE शक्ति कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 10th में ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अग्नि कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहली बात तो यही उठती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, पर हमें वो दिखाई भी नहीं देते। तो इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो आप क्या लिख के आएंगे? A microorganism is a living organism that is very minute. We cannot see it around us. जो हमारे आसपास होते हैं तो भी हमें दिखाई नहीं देते। हमारे आसपास हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वी कैन ओनली सी विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ माइक्रोस्कोपी की हेल्प से ही उनको देख पाते हैं। कौन कौन से ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो चलो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो अब ये पॉइंट उठता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास कहाँ कहाँ होते हैं। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, सीवेज, वेस्ट, कहीं पे भी। अगर मैं इस रिमोट की बात करूं तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट सॉइल, सेलाइन वाटर, आइस कोल्ड वाटर एंड मार्शलैंड। ठीक है, तो ये सारी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही हैं। क्या वो कॉलोनी में रहते हैं, क्या वो सिंगल रहते हैं? तो बच्चों, वो कॉलोनी बना के भी रहते हैं और सिंगल भी रहते हैं। तो सम कैन लिव अलोन व्हाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मे लिव इन कॉलोनीज। सम माइक्रोब्स लिव एज अ पैरासाइट either outside or inside the body of other organism and cause disease। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए डिजीज कॉजिंग होते हैं, जिनको बोला जाता है पैथोजेंस। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। आगे पॉइंट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सही हमारे आसपास, पर उनकी स्टडी बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में की जाती है? तो वो ब्रांच है आपकी बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और इसके फादर देखे जाए, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब मेजर ग्रुप क्या क्या है इसके हमने जैसे जान लिया। बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, एल्गी है, प्रोटोजोन्स हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इनकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका ग्रुप बैक्टीरिया। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल नंबर बेसिस पे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनि मीन्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है, और मल्टी मीन्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यूनिसेलुलर में, सिंगल सेलुलर में आता है आपका बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स, और मल्टी सेलुलर में आ जाएगा आपका फंजाई, एल्गी। ये सारे ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो पहला है बैक्टीरिया, जो कि कैसा है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी मतलब एक सेल से मिलकर बना हुआ है। फाउंड इन वाइल्ड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट, जो कि हर जगह मिलता है आपको, है ना। डेजर्ट में भी मिलेगा, ग्लेशियर्स में भी मिलेगा, टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बच्चों, आप कर्ड खाते हो, घर में दही खाते हो, तो उनमें भी बैक्टीरिया होता है। जो कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, क्लोरेला हो गया। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज है।
वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की शेप बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया तो 4 टाइप के बैक्टीरिया है, बेसिलस, कोकाई, स्पाइरुलिना एंड विब्रियो। बेसिलस मतलब जो कि रॉड शेप में बैक्टीरिया मिलेंगे, कोकाई मतलब राउंड शेप में, स्पाइरल मतलब जो स्पाइरल होंगे इन शेप, और विब्रियो मतलब जो कोमा शेप में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप इज फंजाई। कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जिसकी वजह से वो अपना फूड बना पाते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है। तो इनके पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, ना ही क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली मिलता है। ठीक है, ये कॉलोनीज में रहते हैं। बस इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज यीस्ट, जो कि कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अदर फंजाई इज मल्टीसेलुलर, यीस्ट इसका एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो पेनिसिलियम और एगेरिकस क्या है? फंजाई के एग्जाम्पल हैं। प्रोटोजोअन्स की बात की जाए तो मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है ना बच्चों। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलर, मतलब सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यूजुअली फाउंड इन मॉइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट, बहुत ही मॉइस्ट कंडीशन में रहेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी और मल्टीपल फिजन, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं ये, या तो मल्टीपल फिजन करेंगे या बाइनरी फिजन करेंगे। बाइनरी मतलब जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, मल्टीपल फिजन मतलब जब एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाती है तो उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। बच्चों, इनके लोकोमोशन वाइज देखा जाए तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे? लोकोमोशन के बेसिस पे। तो अगर किसी के पास, अगर प्रोटोजोन के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अगर वाइप लाइक फ्लैजिलम है तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जैसे स्यूडोपोडिया तो वो उसका एग्जाम्पल है अमीबा। और अगर बिल्कुल भी लोकोमोशन नहीं हो रहा है, उसके अंदर एब्सेंट है, तो उसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, कुछ जो ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मिलता है, यानी अपनी डाइमॉर्फिज्म मतलब कि अपने न्यूक्लियस की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मैंने आपको बताया मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, यूग्लिना की बात करें जो कि एक प्रोटोजोन है, उसके अंदर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब वो किसी टाइम अपना फूड खुद बना लेता है, किसी टाइम वो किसी और पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। तो कैसा कहलाएगा? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो कुछ ऐसी होती है। बच्चों, एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है और इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का फूड ये खुद बना पाते हैं। तो दीज आर यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना फूड खुद बना पाते हैं क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है एंड क्लोरेला है। ठीक है, बात करें वायरसेस की। वायरस क्या है? लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस वो चीजें होती हैं या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अगर एनवायरनमेंट में रहेगा तो नॉन लिविंग रहता है, पर जैसे ही किसी लिविंग थिंग को इन्फेक्ट करता है तो वहां पे वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस। ठीक है, वायरस देखा जाए जितने भी कॉमन डिजीज हैं आपके, ना, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये वायरसेस की वजह से ही होते हैं। और सीरियस डिजीज लाइक पोलियो है ना, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से ही डिजीज होती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, जैसे मैंने बताया कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस यूज होता है, उसी तरीके से कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सारी अच्छी स्टडी सभी की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, बिल्कुल हार्श कंडीशन में भी प्रेजेंट है, हमारे आसपास भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर लार्ज इंटेस्टाइन दैट सिंथेसाइज vitamins and allow them to be absorbed into the blood stream.
जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, पैथोजन बोला जाता है। पहले हम एज अ फ्रेंड देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ एज अ फ्रेंड काम करते हैं। तो पहला है इसका प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज। हमारे सबके घर में चीज़ होता है, कर्ड हम खाते हैं, है ना, केक होता है, इडली बनती है। तो इन सब की प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे देखा जाए तो वाइन इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल में एंड विनेगर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। थर्ड इज एग्रीकल्चर यूज, यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। फोर्थ इज मेडिसिन, एज ए मेडिसिन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। जैसे आपकी वैक्सीन हो गई, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, वो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फिफ्थ इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज। बच्चों, आपने अपने घर में अपनी मदर को कर्ड बनाते हुए देखा होगा कि वो किस तरीके से कर्ड को प्रिपेयर करती है ना। तो रात को वो कुछ थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क लेती है और उसमें थोड़ा सा इनोकुलम डाल के फॉर लॉन्ग टाइम के लिए रख देती है, और उसके बाद सुबह जब वो देखती है तो वो कर्ड, मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल आता है। तो पहला इसका है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज of the milk is converted into lactic acid by the action of certain bacteria, mainly lactobacillus. मिल्क के अंदर शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट आ जाता है कि फर्मेंटेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। किसने इन्वेंट किया था इसको, या किसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, लुईस पाश्चर क्या है, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं। ठीक है, आगे ब्रेड मेकिंग में देख लेते हैं। तो ब्रेड मेकिंग में देखें तो ब्रेड बनती है यीस्ट की वजह से, जो कि क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड को बनाने के लिए क्या होता है, डो यूज आता है। उस डो में हम थोड़ा सा यीस्ट डाल देता है। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही हम यीस्ट को मिक्स करते हैं तो ये यीस्ट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डो होता है वो साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। पर जैसे ही हम इसको बेक करते हैं तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है तो इसकी वजह से पोरस हो जाती है। तो आपकी ब्रेड पोरस होती होगी तो इसी वजह से होती है कि वो जब बेक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और रिलीज होने की वजह से आपकी ब्रेड पोरस हो जाती है। ठीक है बच्चों, सेकंड इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज देख लेते हैं। तो वो क्या है, कमर्शियल यूज, जैसे वाइन इंडस्ट्री में विनेगर बनाने में। ठीक है, द वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज विच मेक यूज ऑफ फंगस यीस्ट. Yeast is grown on natural sugars present in the fruit juice and grains like barley and rice. Yeast bring about conversion of sugar into alcohol and carbon dioxide. और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन कहलाएगी। फर्मेंटेशन, मैंने आपको बताया था फर्मेंटेशन के बारे में कि जब शुगर कन्वर्ट हो जाती है एसिड तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एल्कोहलिक बेवरेजेस आर major fermented food in the diet of human. The yeast also enrich the beverages with vitamin B. ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं थर्ड यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वो कहाँ पे है, एग्रीकल्चरल यूज। देखा होगा बच्चों, आपको पता ही होगा कि अपने आसपास 78% में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर ये नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर पाते। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं या सॉइल में होते हैं जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, है ना। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में भी यूज आ रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस into a form usable by plant and other animals. ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स। तो नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है।
It is conducted by variety of bacteria both as free living organisms and in सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री मिलते हैं सॉइल में, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो प्लांट की रूट में एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि दोनों को बेनिफिट ही होता है, यानी बैक्टीरिया को और रूट को, दोनों में से किसी को कोई हार्म नहीं होता, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, द बैक्टीरियम, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है? उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि रूट में मिलता है, हायर प्लांट्स की रूट में मिलता है और कन्वर्ट कर देता है फ्री नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आगे हम पॉइंट देखें। द माइक्रोब्स यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी आर रेफर टू एज बायो फर्टिलाइजर। और वो बैक्टीरिया जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और इसी के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। फर्टिलाइजर मतलब सॉइल में कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ करवाना, और बायो मीन्स एजेंट, लिविंग एजेंट है, तो इसलिए बोला है बायो फर्टिलाइजर्स। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द हेल्दी सॉइल। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल में होना एक सॉइल को फर्टाइल कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी हमने देख ही लिया। बैक्टीरिया कौन से, मैंने कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला बैक्टीरिया बताया? राइजोबियम बच्चों। ठीक है, फिफ्थ यूज देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या है? मेडिसिनल यूज। बच्चों अभी तक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फ्रेंड पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ एज अ फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, तो इसका फिफ्थ है मेडिसिनल यूज। हमको जब फीवर होता है, हम जब बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन क्या है? वो एंटीबायोटिक्स है, या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा वैक्सीन लगती है, तो ये बेसिकली वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स है क्या? ये बैक्टीरियल फॉर्म ही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही है जो अदर बैक्टीरिया की, जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो देखो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड भी यूज हो रहे हैं। माइक्रोब्स, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रोब्स आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत बार आपके साइंस के पेपर में, जीके के क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। कहाँ से? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक आइसोलेट किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन द ईयर ऑफ 1929। ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक के बारे में हम अच्छे से पढ़े तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये माइक्रोबियल फॉर्म ही है, बट ये क्या करते हैं? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे फंजाई हैं, बैक्टीरिया है जो कि एज ए एंटीबायोटिक यूज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, यूरोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। ऐसे कुछ फंजाई भी हैं जो कि अदर फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक फंजाई ही है। ठीक है, प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए एंटीबायोटिक लेने से पहले? बच्चों पहला तो यही होगा, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें जब डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम फ्री बैठे और हमने एंटीबायोटिक ले ली या घर में खुद का ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। एंटीबायोटिक लेने का एक कोर्स होता है, अगर डॉक्टर ने 3 दिन तक लेने के लिए बोला है तो हमें 3 दिन तक कंटिन्यूसली लेनी चाहिए। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, और उसकी एक्सेस डोज भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन क्या है? आपने सुना होगा छोटे बच्चों को समय समय पर कुछ 1-2 सालों तक कंटिन्यूसली वैक्सीन लगती रहती है। वैक्सीन क्या है? ये भी माइक्रोब्स का एक फॉर्म ही है जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इंप्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, ये
क्यों दी जाती है वैक्सीन? ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिजीज हो तो उससे पहले ही वो उसका क्या हो जाए, प्रिकॉशन हो जाए, हम बच जाएं उस डिजीज से, ठीक है। अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन एन एजेंट दैट रिजेंबल्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स और इट्स टॉक्सिन. At present, vaccines against several diseases have been produced such as diphtheria, measles, mumps, rubella, polio. और एक चीज और कि एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन द ईयर ऑफ 1798. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ही है जो कि हमें आगे फ्यूचर में डिजीज से बचाते हैं. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेंस करते ही हैं, इसी के साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज आते हैं. जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एज अ सेप्रोफाइट यूज होते हैं. सेप्रोफाइट मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होते हैं और उनको धीरे धीरे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर का ऑर्गेनिक मैटर होगा इसको क्लीन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है. द माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रिंग अबाउट द डिके ऑफ डेड plants and animals both on land and water. Microorganisms act on dead plants and animals and convert various complex organic compounds into simple inorganic substance. तो ये क्या करते हैं, जितने भी dead and decaying matter है उन पे ग्रो करते हैं और उनके organic matter को convert कर देते हैं inorganic matter में. तो ये as a decomposers भी यूज होते हैं, ठीक है. आगे हम देखें, द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय डीकम्पोजिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कंपोस्टिंग. आपने अपने आसपास जो गार्डनिंग करता होगा उनको देखा होगा, वो क्या करते हैं, कंपोस्टिंग का काम बड़ा करते हैं. तो उसमें क्या होता है, वो जब ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोला जाता है. अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है. यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एज ए फ्रेंड काम करते हैं. अब हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए फो कैसे यूज होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं. तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज हार्म इन मैनी वेज. या तो वो किसी प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं या एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, डिजीज कॉजिंग होंगे. या क्या कर सकते हैं, डैमेज टू क्लॉथ, लेदर एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो हार्मफुल इफेक्ट भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. तो पहले हम देख लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोला जाता है पैथोजन. ह्यूमन में देखा जाए तो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको बोला जाता है पैथोजन. और इनके सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सारे होते हैं. ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, या फूड के थ्रू भी हो सकते हैं. इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है कम्युनिकेबल डिजीज में और एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल इंसान में चला जाए. तो कम्युनिकेबल मतलब जो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है. द माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. इसके एग्जाम्पल है क्लोरेला, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स, ठीक है. आगे हम देखें ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के थ्रू हो सकते हैं, फूड के थ्रू हो सकते हैं, है ना, और एयर के थ्रू हो सकते हैं. पर इनको कौन लेके जाएगा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो उनको बोलते हैं वेक्टर्स या कैरियर. दोज ऑर्गेनिज्म विच हेल्प द माइक्रोब्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर नोन एज कैरियर और वेक्टर. जैसे मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम किसका पॉजिटिव एजेंट है, मलेरिया का. मतलब मलेरिया हमें होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, पर प्लाज्मोडियम डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता एक पर्सन में, वो होता है थ्रू अ मॉस्किटो. कौन सा मॉस्किटो, एनोफ्लीज, ठीक है. क्लोरेला एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड थ्रू हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज की वजह से भी बच्चों बहुत सारी डिजीज होती हैं, तो हमें प्रिकॉशन पूरे रखने चाहिए ताकि हमारे घर में हाउस फ्लाइज ना आए, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीज, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, ठीक है. कंट्रोल मेजर ऑफ हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों,
फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड, जो फूड है हमेशा उनको कवर करके रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो उन पे ना बैठे, हाउस फ्लाइज ना बैठे, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीनिंग रखनी चाहिए अपने आसपास। गार्बेज शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली, और गार्बेज को समय समय पर बाहर हमें डिस्पोज करना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर, है ना। और जो अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है वहीं पे ग्रो करता है, तो हमें आसपास ऐसा क्लीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए ताकि हमारे आसपास कहीं पानी का कलेक्शन ना हो, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ थिन फिल्म, ठीक है। पॉइंट देखें, हाउस फ्लाइज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अमंग ऑल डिजीज कैरियर। सबसे ज्यादा जो डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, वो हाउस फ्लाइज से ही होती है। दे कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एक्सक्रीटा और द गार्बेज टू फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। इस तरीके से बहुत सारी डिजीज अफेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है थ्रू हाउस फ्लाइज, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सम ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स। अब हम एक टेबल देख लेते हैं कि इस टेबल में ह्यूमन डिजीज के बारे में बताया है कि कौन कौन सी कॉमन ह्यूमन डिजीज है, कॉजेटिव एजेंट कौन है उसके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, और प्रिवेंटिव मेजर कौन से हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर, ठीक है। मीजल्स की बात करें तो वायरस की वजह से होता है, ये भी एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है और ये एयर या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है। पोलियो की बात करें तो ये भी वायरस की वजह से होता है और एयर एंड वाटर की वजह से ट्रांसमिशन होता है। क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला बैक्टीरिया के थ्रू होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर और फूड। टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू वाटर। हेपेटाइटिस ए की बात कर ले तो ये भी वायरस की वजह से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका वाटर। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है और कौन इसको ट्रांसमिट करता है, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज। तो ये टेबल बच्चों आपको याद होनी चाहिए कि किस डिजीज का कौन सा कॉजेटिव एजेंट है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। आगे हम देखें, इन एनिमल्स माइक्रोब्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस बट ऑल्सो इन एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन में ही डिजीज करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज करते हैं, ठीक है। इसकी टेबल देख लें तो रॉबर्ट कॉश, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis which cause एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल। मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ह्यूमन में डिजीज करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें बहुत सारी डिजीज करते हैं। तो रॉबर्ट कॉश ने, जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था। वो बैक्टीरिया क्या है, बेसिलस एंथ्रेक्सिस, जिसकी वजह से कैटल्स में एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है, ठीक है बच्चों। प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से और लिस्ट यहाँ पे है बच्चों आपके सामने। वायरसेस की वजह से भी डिजीज होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी डिजीज होती है और फंजाई की वजह से भी प्लांट अफेक्ट होते हैं। वायरस का एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, दूसरा वायरस है येलो वेन मोज़ेक जो कि भिंडी में डिजीज करता है। बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर और फंजाई रस्ट जो कि वीट में रस्ट कर देता है, ठीक है। आगे हम देखें, द डिजीज इन प्लांट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। ऑब्वियसली अगर प्लांट जिस तरीके से ह्यूमन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उसकी इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है, उसी तरीके से अगर प्लांट में भी डिजीज हो रही है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। Therefore, plants have to be treated by chemicals to protect them from disease causing pests, जिनको क्या बोला जाता है, पेस्टिसाइड्स बोला जाता है, ठीक है। The chemical that are used to kill pests are known as pesticide, ठीक है बच्चों। अब आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अभी हमने डिजीज देखा कि कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन में और प्लांट में डिजीज हो सकती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा ये क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे, हमारी ड्रिंक पे बैठते हैं और क्या कर देते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। और स्पॉइल फूड को जब एक हेल्दी पर्सन खा लेता है तो उसको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। Microbes causing food spoilage. The contamination of food by microorganisms result in food spoilage. Contamination मतलब गंदा कर देना, है ना, अफेक्ट कर देना, ठीक है। The contamination of food by microorganisms result in food spoilage.
द कंजप्शन ऑफ दी स्पॉइल्ड फूड बाय ह्यूमन और एनिमल रिजल्ट इन द फूड पॉइजनिंग। और अगर इसी कंटेमिनेटेड फूड को एक हेल्दी पर्सन खा ले तो उसको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हो गए। ठीक है, दीज मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग वॉमिटिंग, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। Therefore, there is a need to preserve food from being spoiled। और इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। आसपास आपने अपने घर में देखा होगा आपकी मदर को, आपकी दादी को, कि वो किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट प्रिजर्वेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला फूड प्रिजर्वेटिव, अगर हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, द फूड दैट वी ईट इज आइदर इन अ रॉ एंड कुक फॉर्म। या तो हम जैसे अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट को एज अ रॉ ही खाएंगे, पर बहुत सारी ग्रेन्स है, पल्सेस है, इनको कुक फॉर्म में खाते हैं। तो हम फूड को कैसे लेते हैं, या तो कुक फॉर्म में लेंगे या फिर हम रॉ फूड लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ फूड कैन बी टारगेट ऑफ माइक्रोब्स विच रिजल्ट इन फूड पॉइलेज। हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड पे बैठते हैं और उसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। देयरफॉर फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। इसलिए हमें फूड को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। किस तरीके से, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। ठीक है, अगर डेफिनेशन आए बच्चों एग्जाम में तो आप ये लिख के आना, फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है। पहला मेथड क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा अपनी मदर को कि वो फूड को अगर मिल्क को जब वो मार्केट से लेके आती है तो सबसे पहले आने के बाद वो क्या मिल्क को लेके आती है मार्केट से, तो सबसे पहले क्या करती है, उसको बॉईल करती है। तो वो वहाँ पे वो क्या दे रही है, हीट ट्रीटमेंट दे रही है, ताकि मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली लो टेम्परेचर मतलब आपका घर में रेफ्रिजरेटर, वो क्या करता है, लो टेम्परेचर देता है फूड को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल तो नहीं होते पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं और अपने फूड को क्या नहीं करते, स्पॉइल नहीं करते। तो ये एक लो टेम्परेचर का एग्जाम्पल है जो कि आपके घर का रेफ्रिजरेटर है। पास्चुराइजेशन क्या होता है, जब हम फूड को हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उसे बोलते हैं पास्चुराइजेशन। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट लुइस पास्चर, इज यूज्ड टू स्टोर मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट। जैसे फूड को अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं फॉर 30 मिनट्स, या हम 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 to 30 सेकेंड्स के लिए गर्म कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पास्चुराइज करना। ठीक है, और उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं और स्टोर कर देते हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था पास्चुराइजेशन को, लुइस पास्चर ने। लो टेम्परेचर मैंने आपको बताई दिया, आपके घर का रेफ्रिजरेटर क्या है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है आपके फूड को। ठीक है, आगे हम देखें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड में मिक्स करके अगर हमने स्टोर कर दिया तो वो फूड को बहुत लंबे टाइम तक क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, केमिकल्स विच आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे सोडियम मेटाबिसल्फेट, पोटेशियम मेटाबिसल्फेट, ये सोडियम बेंजोएट, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम फूड में मिक्स करके रख दे तो हम अपने फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट, जूसेस, जैम्स, स्क्वैशेस एंड फ्रूट्स। और ये किस में मिक्स किए जाते हैं, ये आपके फ्रूट्स में, जूसेस में, जैम में, फ्रूट्स में मिक्स करके रखते हैं। कॉमन सॉल्ट, आपने देखा होगा आपके घर में जब आपकी मदर पिकल बनाती है, अचार बनाती है, तो वहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, और ऑयल भी रखती है, तो वो क्या कर रही है, रॉ मैंगो को प्रिजर्व कर रही है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। Concentrated solutions of common salt can kill microorganism due to dehydration, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता। ठीक है, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, जैसे मैंने आपको पिकल का एग्जाम्पल दिया ही। शुगर से कैसा होता है, जैसे शुगर से, जैसे जैम हो गया, ये एक क्या करते हैं जैम में, शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या करते हैं, जब हम किसी फूड में शुगर मिला के रख दे तो वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो क्या नहीं हो, डिहाइड्रेटेड ना हो। किस किस को स्टोर कर सकते हैं, जैम को, जेलीज को, स्क्वैशेस को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ शुगर। ठीक है, ऑयल से, विनेगर से, इसका एग्जाम्पल भी आपका पिकल हो गया। ठीक है, ये भी लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज रेडिएशन से। In this method, airtight packed food substance are passed through a radiation beam. Microorganisms present in food substance get destroyed due to dehydration. जिसको भी हम एयरटाइट करके रखना चाहते हैं तो उनको रेडिएशन से पास करते हैं और वो रेडिएशन क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है और हमारा फूड लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये न्यू भी है और चीपर मेथड भी है फूड प्रिजर्वेशन का। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, आपके घर में ड्राई फ्रूट्स होते होंगे तो उनको एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखते हैं ताकि वो क्या ना हो सके, स्पॉइल ना हो सके। तो स्टोरेज आ गया इसका नेक्स्ट मेथड, और पैकेजिंग। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जिनको हम एज अ मेथड यूज करते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। दे प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन। क्या होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीजन को किल कर देते हैं, ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं किसी भी फूड पैकेट में ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, दे प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन, एग्जाम्पल चिली एंड पेपर। ठीक है, एडवांटेज क्या है फूड प्रिजर्वेशन का, फूड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट एडवांटेज है दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला तो यही हो गया कि वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या प्रिवेंट कर देता है कि उसकी ग्रोथ ना हो पाए। दूसरा क्या है, इट इंक्रीज स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल, हम ज्यादा समय तक इन प्रिजर्वेटिव मेथड से हम अपने फूड को ज्यादा समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द ऑफ सीजन फूड मटेरियल। आज के टाइम पर ऑफ सीजन मटेरियल हमें मिल ही रहा है, फूड मिल ही रहा है ना, तो किसकी वजह से हो पाया, ये प्रिजर्वेटिव मेथड्स की वजह से हो पाया है। नेक्स्ट इज मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इजीली। मटेरियल को, फूड को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब आ जाता है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में 78% में नाइट्रोजन है, पर ये नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट यूज कर पाते हैं। इन्हीं प्लांट से जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें पहुंचता है, फिर कार्निवोरस में पहुंचेगा। जैसे ही जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन में और वापस सॉइल में मिल जाएंगे। तो ये क्या है, पूरी एक साइकिल चल रही है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड, देन फ्री नाइट्रोजन, तो एक साइकिल चल रही है। इसे कोई क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस साइकिल बोलेंगे। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों जरूरी है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाता है और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। The circulation of nitrogen through the living and non-living components of biosphere is called nitrogen cycle। क्यों बोला लिविंग एंड नॉन लिविंग, जब ये प्लांट में, एनिमल्स में होता है नाइट्रोजन तो हम में लिविंग में, पर वापस ही सॉइल में वापस जब ये मिल जाता है फ्री नाइट्रोजन तो ये एक किसके बीच में सर्कुलेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, स्टेप क्या क्या है। Atmospheric nitrogen is fixed into nitrogenous compound like nitrates by rhizobium bacteria, blue-green algae. This is called nitrogen fixation। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो कि नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। कौन से बैक्टीरिया है वो, राइजोबियम। ठीक है, द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर फॉर्म प्लांट प्रोटीन। और जब प्लांट इसको ले लेता है, नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेता है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। इन्हीं प्लांट से ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, एनिमल्स में जाएगा और क्या बनाएगा, एनिमल प्रोटीन बनाएगा। जब प्लांट की और एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये जो कंपाउंड है वापस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमोनिया में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सॉइल में जो अमोनिया को वापस कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्रेट्स में,
और नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में किसकी हेल्प से? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। दिस नाइट्रेट्स अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ठीक है, इस तरीके से प्लांट में वापस चला जाता है। The soil contains denatrifying bacteria जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर देता है into free nitrogen, which convert nitrates form of nitrogen into free nitrogen, which goes back into atmosphere. This process is called denitrification. तो वापस environment में नाइट्रोजन आ गया ना। कुछ बैक्टीरिया थे जो कि फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, प्लांट में गया, एनिमल में गया। इन प्लांट और एनिमल के जब उनकी डेथ हो जाती है तो वापस क्या हुआ? ये फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया, ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया। तो एक सर्किल चल रही है ना, और इसी सर्कल को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ये बच्चों ये एक पाथवे है कि किस तरीके से नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मूव होती है, और इसका डायग्राम है बच्चों ये वाला कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, सम बैक्टीरिया इन ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन कंपाउंड में, जिसको कौन ले लेगा? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉइल। ठीक है, उसको प्लांट ले लेंगे। जब प्लांट और एनिमल डेथ हो जाएगी उनकी तो वापस ये नाइट्रोजन कहाँ मिल जाएगी? सॉइल में मिल जाएगी। और कहाँ बैक्टीरिया रिलीज कर देंगे इसको? वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी मोर इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।